फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल में एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंटरव्यू 1 करके बनाया था, HBSC का इंटरव्यू 1, तो उसमें 11-12 क्वेश्चन लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन ले रहे हैं चाहूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन रखा है, जब ऑपरेटर से इंटरव्यू किया जाता है या मैं कहता हूँ नॉर्मली इंजीनियर या सुपरवाइजर से भी किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्ड वाटर सेट पॉइंट कितना रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी ऑपरेटर का या सुपरवाइजर का इंटरव्यू लिया जाता है, तो आपसे पूछा ही जाएगा कि चिल्ड वाटर सेट पॉइंट कितना रखना चाहिए या कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली एकदम मत बताइए कि 45 डिग्री फ़ारेनहाइट या 60 डिग्री, ऐसा नहीं होता। चिल्ड वाटर का जो हम टेम्परेचर सेट करते हैं वो फ्रेंड्स 40 to 70 के बीच में करते हैं। कितना? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बीच में सेट करते हैं। और 40 से 70 के बीच एज पर रिक्वायरमेंट होता है, यानी कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी फ्लोर पर, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर देते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हमारा मौसम हमारा ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हम 40 पर सेट नहीं कर सकते, उसको 45 पे सेट कर देंगे, 50 पे सेट कर देंगे, 55 पे सेट कर देंगे, जिससे हल्का सा फ्लो चलता रहे और हल्का सा टेम्परेचर उनको चाहिए ऊपर फ्लोर पे, जो फ्लोर को ठंडा करते रहे। ये चीज़ को चिल्ड वाटर बहुत कम ठंडा चाहिए, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू यूज या एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको सेट करते हैं 40 से 70 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है FCU क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वो पूछता है FCU क्या होता है। फ्रेंड्स, ये फैन कॉइल यूनिट होती है जो नॉर्मली हमारी जो है सीलिंग में लगी होती है। फैन कॉइल यूनिट, यानी अब फैन लगा हुआ है, कॉइल लगी हुई है, तो सेम प्रोसेस तो उसका वही है, AHU की तरह यूज की जाती है। यानी कॉइल में चिल्ड वाटर जाएगा और वो हमें ठंडी हवा करके लगा देगा, लेकिन AHU से बहुत ज़्यादा छोटा होता है और ये नॉर्मली सीलिंग में लगा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 TFA। TFA क्या है और क्यों यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, TFA क्या है? ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट, जिसको हम TFA कहते हैं, वो होता है। और इसको लगाने का रीज़न एक ही होता है। फ्रेंड्स, अगर हम AC या HVAC प्लांट लगा लेते हैं और उसको फ्रेश एयर कहीं से नहीं देते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सफोकेशन हो जाएगा अंदर। यानी जो हम अंदर, मान लीजिए हमारा ज़्यादा क्राउड है या भीड़ ज़्यादा है या बंदे ज़्यादा बैठे हुए फ्लोर पे, तो वो जो सांस छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, वो बाहर नहीं जा पाती है, क्योंकि नॉर्मली ग्लासेस लगे रहते हैं और हम डक्टिंग लगा के हम पूरा उसको कवर्ड करे रहते हैं, कहीं से भी एयर, फ्रेश एयर नहीं आती है, ना रिटर्न निकलती है। तो उसके लिए हमें TFE लगाने पड़ते हैं, ट्रीटेड फ्रेश यूनिट। यानी अब हम फ्रेश एयर तो अंदर दे रहे हैं और रिटर्न भी निकाल रहे हैं, लेकिन जो एयर दे रहे हैं वो ट्रीट होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट हम बाहर से एयर ना दे दें जिसमें डस्ट ना जाए या कोई और चीज़ ना जाए, एलर्जेटिक ना हो, एयर क्वालिटी बढ़ जाए। उसके लिए हम ट्रीटेड करके एयर को अंदर देते हैं, चाहे वो कहीं भी देनी हो। मान लो TFA हम, जरूरी नहीं है HVAC प्लांट में ही लगाएं, TFA हम टॉयलेट वगैरह में देने के लिए भी, एयर को या वेंटिलेशन करने के लिए वहाँ भी ट्रीटेड फ्रेश एयर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिलर प्लांट में कौन कौन सी सेफ्टी होती हैं। फ्रेंड्स, चिलर प्लांट में सेफ्टी कौन कौन सी होती है मैं आपको वो बताता हूं, लेकिन मैं उनके सेट पॉइंट अभी नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चिलर प्लांट में कौन कौन सी सेफ्टी होती है। नंबर 1, देखिए चिलर प्लांट में नंबर 1 होती है हाई हेड प्रेशर या हाई प्रेशर, आप जिसको बोलते हो। हाई हेड प्रेशर का मतलब हो गया फ्रेंड्स कि जब प्रेशर हाई जाए तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम फेल ना हो, उसके लिए हाई हेड प्रेशर लगी होती है। लो हेड प्रेशर लगी हुई होती है, 2 हो गई। तीसरी होती है रिलीफ वाल्व, मींस अगर प्रेशर किसी वजह से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा रिलीफ वाल्व खुल जाए और वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाए, सो दैट हमारा सिस्टम ना बर्न हो या ना खराब हो। ठीक है, हाई हेड प्रेशर, लो हेड प्रेशर, रिलीफ वाल्व, और फ्रेंड्स चौथी होती है एंटी फ्रीज। ठीक है, डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर 5वीं होती है। इस प्रकार से 5 से 6 इसमें सेफ्टी होती हैं जो इस प्लांट को सेफली रन कराती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोस्टेट क्या होता है। फ्रेंड्स, नॉर्मली पूछते हैं थर्मोस्टेट क्या होता है, तो आपको इसमें बताना है कि थर्मोस्टेट, सर थर्मोस्टेट एक सेंसर की तरह काम करता है। यानी थर्मोस्टेट को हम फ्लोर पर लगा देते हैं, जहाँ कहीं की भी हमें एयर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो वहाँ वो एयर का टेम्परेचर सेंस करके और वो NO या NC की कमांड दे देता है कि जितने पे हम टेम्परेचर सेट कर देंगे वो उतने पे, मान लीजिए हमने 23 डिग्री पे सेंस कर दिया, तो जैसे ही 23 डिग्री और 25 डिग्री या आप कहिए 20 डिग्री और 23 डिग्री सेट कर दिया, तो जैसे ही 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो वो हमारे जो चिलर मोटराइज वाल्व लगा हुआ है उसको कमांड दे देगा और मोटराइज वाल्व
उसको बंद कर देगा लाइन को, चिलर वाटर को, या रेगुलेट कर देगा। तो हम थर्मोस्टेट की सहायता से AHU में चिल्ड वाटर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फायर डैम्पर क्या होते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है, फायर डैम्पर क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स HVAC प्लांट जब भी लगाया जाता है तो बड़ा फ्लोर में जब भी HVAC का काम होता है तो डक्टिंग का काम होता है, जैसे हमें एयर को वहाँ ले जाए, ठंडी एयर को ले जाना होता है और रिटर्न एयर को वापस लाना होता है। तो जब हम डैम्पर लगाते हैं तो फ्रेंड्स होता क्या है, बहुत सारे केबन होते हैं, बहुत सारे एरिया बांट दिए जाते हैं अलग अलग। तो उस एरिया में मान लीजिए किसी एक एरिया में आग लग गई तो एरिया तो ब्लॉक है, बंद है, एक एरिया से दूसरे एरिया में दीवारें वगैरह या डक्टिंग की साइडें लगी हुई होती हैं तो उसमें तो नहीं जाएगी, लेकिन उसमें से क्या होता है एयर नहीं जाएगी, लेकिन एयर के साथ जो धुआं है फ्रेंड्स, जो आग लगी है वो धुआं डक्ट के थ्रू दूसरे कमरे में ना जाए या दूसरे एरिया में ना जाए, उसको रोकने के लिए फायर डैम्पर लगे होते हैं। यानी फायर के केस में धुआं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ना करे, आग एक जगह से दूसरी जगह ना ट्रेवल करे डक्ट के थ्रू, उस कंडीशन के लिए फायर डैम्पर लगे होते हैं डक्ट में, जो लगभग 165 डिग्री टेम्परेचर पे फट जाते हैं और 165 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्रैक हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। तो फायर डैम्पर सभी के एक साथ बंद हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको फिर हम मैनुअली ही खोलेंगे, हम इसको ऑटोमेटिकली नहीं खोल पाते। ठीक है। फायर डैम्पर भी दो प्रकार के होते हैं, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18, HVAC में अप्रोच क्या होती है। फ्रेंड्स नॉर्मली मैंने देखा है कि आज तक मुझे भी 15-20 साल का एक्सपीरियंस लगभग हो गया है बिल्डिंग में और HVAC और ये सब चीज़ें मैं देखते हुए, तो 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने कभी ये तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं कि भाई चिलर अप्रोच क्या होती है, चिलर की अप्रोच क्या होती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है फ्रेंड्स चिलर में, अगर आप चिलर प्लांट की बात कर रहे हो तो चिलर प्लांट में देखो तीन चीज़ें मेनली आती हैं, कूलिंग टावर, इवेपोरेटर और कंडेंसर, और तीनों में ही अप्रोच होती है और ये चीज़ नॉर्मली नहीं जानता। अब उसने पूछा चिलर प्लांट की अप्रोच कितनी होती है, तो फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं कि भाई 2 डिग्री 3 डिग्री बता देते हैं कि भाई लेस देन 4 डिग्री होनी चाहिए, लेस देन 3 डिग्री होनी चाहिए, ऐसे करके हम बता देते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि चिलर प्लांट की अप्रोच कौन सी होती है और आपने उसको रिटर्न क्वेश्चन कर दिया कि सर चिलर प्लांट में कौन सी अप्रोच की आप बात करते हो, तो वो नहीं, आपको मेरी गारंटी है कि 90% लोग या इंटरव्यूअर नहीं बता पाएंगे आपको कि कौन सी अप्रोच की वो आपसे पूछना चाहता है। नॉर्मली तीनों की एवरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होनी चाहिए, तो वो वैल्यू ही पूछते हैं, वैल्यू आप बता देते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको अप्रोच बताता हूं कि कौन कौन सी होती है। कूलिंग टावर की अप्रोच में कूलिंग टावर के वीडियो में बना चुका हूं, उसमें आपको मिल जाएगी। आज मैं बताता हूं चिलर प्लांट में 2 अप्रोच होती हैं, एक कंडेंसर की अप्रोच और एक होती है इवेपोरेटर में अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, कंडेंसर और इवेपोरेटर चिलर प्लांट जो होता है उसमें ही सबसे नीचे लगे होते हैं और दोनों की पहचान क्या है, सबसे अच्छी पहचान यह है कि जो इवेपोरेटर होगा, इवेपोरेटर इंसुलेटेड होता है, यानी उस पर आप किसी प्रकार का इंसुलेशन, ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है, वो ब्लैक कलर का इंसुलेशन उस पर चढ़ा हुआ होगा, मींस वो इवेपोरेटर है। और दूसरा जिस पे इंसुलेशन नहीं होता वो कंडेंसर है। ठीक है। चिलर प्लांट में सबसे नीचे 2 बड़ी बड़ी ट्यूब या सेल बोलते हैं वही लगे होते हैं, एक उनमें से इवेपोरेटर और एक कंडेंसर होता है। तो दोनों में ही अप्रोच होती है। कैसे होती है आइए मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने 2 चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं, नंबर 1 कंडेंसर और नंबर 2 इवेपोरेटर। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं फ्रेंड्स, अप्रोच हम ऐसे याद नहीं रख सकते। अगर मैं आपको बता दूं कि कंडेंसर की अप्रोच जो होती है, यानी चिलर प्लांट की अप्रोच जो होती है, कंडेंसर आउट वाटर टेम्परेचर और रेफ्रिजरेंट आउट या लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट टेम्परेचर का डिफरेंस होती है, तो आप इसे याद नहीं रख सकते। लेकिन मैंने ये इसीलिए चित्र बना करके बताई है और आप इसके थ्रू इजीली याद कर सकते हैं और जब कभी भी ऐसी दिक्कत वो हो तो आप इजीली बता भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कंडेंसर आप जानते हो, कंडेंसर एक ट्यूब की तरह होता है, एक सेल की तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है आपको वो भी जानने की जरूरत नहीं है, वो लेटर ऑन बात करेंगे। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए कंडेंसर में 2 चीजें चलती हैं। कंडेंसर में क्या है, एक तो कूलिंग टावर से पानी आके इन और आउट होता है, ठीक है, दूसरा रेफ्रिजरेंट उसके अंदर जाता है। तो कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों में ही एक चीज कॉमन होती है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में ठंडा होने जाता है और इवेपोरेटर में जो चिल्ड वाटर हमें ऊपर सप्लाई करना है उसको ठंडा करने के लिए जाता है। ठीक है, तो मींस आप ये कह सकते हो कि जो रेफ्रिजरेंट है या जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट उसमें चल रहा है, वो कंडेंसर में ठंडा होने जाता है और इवेपोरेटर में गर्म होने जाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो 2 चीजें, एक चीज कॉमन होती है दोनों में। कंडेंसर में क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए कूलिंग टावर से पानी इन आता है, ठीक है, और आउट जाता है। तो कूलिंग टावर का पानी जो आउट जाता है, जो कूलिंग टावर का पानी कंडेंसर में से होकर जाता है वो आउट, तो हम यहाँ कूलिंग टावर आउट वाटर नहीं बोल सकते, हम यहाँ बोलेंगे कंडेंसर आउट वाटर टेम्परेचर।
तो कंडेंसर आउट वाटर टेम्परेचर मैंने यहाँ T1 नोट किया हुआ है, जिसके लिए यहाँ पर प्रेशर गेज लगा, प्रेशर टेम्परेचर मीटर लगा रहता है जो वहां टेम्परेचर चेक कर लेता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब इसमें क्या है, रेफ्रिजरेंट जाता है। ठीक है, एक साइड से कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जाता है और रेफ्रिजरेंट आउट होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट जाता है वो कंप्रेसर के जस्ट बाद से जाता है, तो वो रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए, और रेफ्रिजरेंट उस समय क्या है, वेपर के फॉर्म में होता है, यानी वायु जैसे फॉर्म में होता है, वेपर के फॉर्म में। तो वो क्या है, यहाँ ठंडा होने के लिए जाता है, क्योंकि कूलिंग टावर से पानी ठंडा होकर आता है, तो इसके संपर्क में जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसमें सैचुरेट टेम्परेचर होता है एक, यानी सैचुरेशन की जब स्थिति आती है, तो सैचुरेशन की स्थिति फ्रेंड्स क्या होती है, जब भी वेपर, जो भी किसी चीज का वेपर या भाप है, वो जैसे ही कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा उसका डिफरेंस होता है कायदे में, तो लेकिन हम सैचुरेशन का डिफरेंस का, सैचुरेशन रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर हो जाता है। तो हम जो यहां से लिक्विड निकलता है, जो रेफ्रिजरेंट है फ्रेंड्स, इधर से भाप के फॉर्म में गया और इधर से वो लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा। तो जब लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा तो यहाँ का टेम्परेचर और जो कूलिंग टावर से पानी आने वाला है और कंडेंसर से जो आउट पानी जा रहा है, कूलिंग टावर को जा रहा है फ्रेंड्स ये पानी, ये यानी इसका टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस को ऐसे नोट करते हैं T2। फ्रेंड्स ये जो है T1 डिफरेंस T2, ये अप्रोच कहलाती है। सेकंड थिंग और बताता हूं आपको, T1 फ्रेंड्स कूलिंग टावर के पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो यहां से निकलेगा, यहां ये थोड़ा ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद ये इधर गर्म होकर निकलेगा, हल्का सा थोड़ा गर्म हो जाएगा, 3-4 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, 5 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां मान लीजिए टेम्परेचर ये, और यहां से जो रेफ्रिजरेंट आता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ भाप के रूप में था, तो यहाँ उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी इसमें जो ठंडा होकर आता है, तो यहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में 4 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 4 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो हमारी अप्रोच खराब है, और सबसे अच्छा होता है 2 डिग्री के आसपास का डिफरेंस। फ्रेंड्स आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं इवेपोरेटर। फ्रेंड्स इवेपोरेटर को पहचानने के लिए आप सबसे पहले देखिए इवेपोरेटर क्या होता है, कि उस पर इंसुलेशन रहता है। ठीक है, इंसुलेशन चढ़ा होगा। इसमें क्या है, नीचे मैंने चिल्ड वाटर दिखाया, ऊपर रेफ्रिजरेंट दिखाया। तो जो हमारा AHU से पानी आता है, मान लीजिए AHU से पानी ये आ रहा है, चिल्ड वाटर इन है, और यहां से ये अंदर गया और यहां से अंदर जाके यहां से आउट हो रहा है, तो चिल्ड वाटर का जो पानी आएगा वो यहां ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है, जो कंडेंसर से ठंडी होकर रेफ्रिजरेंट आई है, या इवेपोरेशन जो हमारी जो गैस थी, वो गैस जो है एक्सपेंशन वाल के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो वो इसमें इन आई है। तो ये इन टेम्परेचर यहाँ से निकल के आउट होगा, और ऐसे ही AHU से आने वाला पानी यहाँ से आके आउट होगा। तो फ्रेंड्स जो रेफ्रिजरेंट का आउट का टेम्परेचर है, यानी यहाँ से आउट रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ चिल्ड वाटर जो आया है उसका आउट टेम्परेचर, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, अप्रोच होता है। देखिए T1 डिफरेंस T2। फ्रेंड्स मैं डिफरेंस ये T2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां क्या है, देखिए ये रेफ्रिजरेंट है, तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर T1 टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और यहाँ ये जो चिल्ड वाटर है इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, और इसमें लगभग 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस मिलता है, यानी T2 ज़्यादा होता है, T1 ज़्यादा होता है। तो जोन सा ज़्यादा होगा आप उसमें से घटा लोगे। ठीक है, तो अप्रोच तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम अच्छी होती है, और सबसे बढ़िया होती है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन होती क्या है, ये आशा करता हूँ आप यहाँ समझ गए होंगे। एक होगी कंडेंसर की अप्रोच, एक होगी इवेपोरेटर की अप्रोच, और तीसरी हो गई कूलिंग टावर की अप्रोच। 3 अप्रोच होती हैं चिलर प्लांट में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।